नमस्कार। मैं डॉक्टर बी के ओली, यहाँ पे आई सर्जन हूँ देहरादून में। करीब मुझे 40-42 साल हो गए। पिछले 6 महीने से मैं यूकेडी में हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल में हूँ। इससे पहले 2016 में भी मैंने एक इस तरह का मुहिम चलाया था जो सेमी राजनीतिक था। तो उस टाइम कुछ ऐसा लगा कि बीजेपी की वेव ऐसी थी कि किसी तरह भी हम नहीं जीत सकते, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो हमने उस टाइम 17 के इलेक्शन में विड्रॉ किया। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखते हुए, जो उत्तराखंड के हित में बिल्कुल नहीं है, दोबारा से मन किया कि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ा जाए। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ही एक रीजनल पार्टी है। बाकी तीनों पार्टी जो मेजर पार्टियां काम कर रही हैं, कोई भी रीजनल पार्टी नहीं है और इनको दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है। मेरे साथ मनीष ओली, जो इससे पहले पत्रकार थे, काफ़ी काम किया इन्होंने, अब फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। वो कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। तो डॉक्टर ओली, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो राज्य गठन के 22 साल के बाद आप उत्तराखंड की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? सब मिला के उत्तराखंड की पॉपुलेशन हमारे कंट्री की 1% भी नहीं है। और उसी हिसाब से हमारा डेवलपमेंट, कंट्री में बहुत तरह तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन हम बिल्कुल एक किनारे में बैठे हुए हैं। उत्तराखंड बिल्कुल नेगलेक्ट है। इससे बेहतर तो हम उत्तर प्रदेश सरकार में ही थे, ऐसा लोग महसूस करते हैं। लोग, पिथौरागढ़ के लोग कहते हैं देहरादून दूर, लखनऊ पास। तो राजनीतिक डेवलपमेंट यहाँ पे हो नहीं पाया जैसा होना चाहिए था। गांव की सड़कें देखिए, गांव के स्कूल देखिए जो बंद होते जा रहे हैं, गांव के हॉस्पिटल्स जिनको गवर्नमेंट चला नहीं पा रही है, वो सब टेक ओवर होते जा रहे हैं प्राइवेट बॉडीज से। ये अच्छी हालत नहीं है। और खास तौर से जैसे जो अगर हम कई राज्यों में देखें तो वहाँ जो क्षेत्रीय दल हैं वो काफी प्रमुखता से हैं और कई जगह उन्होंने सरकार भी बनाई है। वो अपने मुद्दों को भी बहुत प्रमुखता से रखते हैं। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी क्या संभावनाएं आप देखते हैं? यही विचार मेरे मन में था। जहाँ पे भी क्षेत्रीय सरकारें हैं, वो अपने लोकल इश्यूज़ को बड़े अच्छे से डील कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने लिए काम करते हैं, वो दिल्ली की तरफ नहीं देखते किसी काम के लिए। इसी तरह का विचार मेरे मन में भी आया और उत्तराखंड क्रांति दल करता भी यही है। थोड़ा सा उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनने के बाद ये जो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव नहीं किया। इन लोगों ने कुछ निहित स्वार्थ के वजह से यहाँ पे तरह तरह से ये लोग बदनाम हुए हैं। तो इस तरह की बात इन्होंने अब रियलाइज़ भी करी है। जब हम सीनियर लीडर से बात करते हैं तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब आने वाले समय रीजनल दल का है और उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा कोई दूसरा दल यहाँ पे है ही नहीं। अभी आपको कौन कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं जो कि उत्तराखंड की राजनीति को प्रभावित करेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा भूमि कानून। भूमि कानून जो पिछली बार, पिछले 8-10 साल से इस तरह के कानून में जो चेंजेस हुए हैं, उसमें भूमि कानून में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी गड़बड़ियाँ हो गई हैं कि हमारे राजनेताओं ने, हमारे बाहर के उद्योगपतियों ने और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग, जिन जो प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद ली। मुझे तो ऐसी भी जानकारी है कि बड़ी बड़ी ज़मीन के लिए शायद रजिस्ट्री भी माफ़ कर दी गई थी। इस तरह से करीब 40% उत्तराखंड को बिक चुका है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार के बारे में तो सारी राजनीतिक पार्टी कर ही रही हैं, बात तो कर ही रही है, लेकिन पिछले 21 साल में ऐसा कुछ हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। एक, हमारे सारे पहाड़ों को चीर के एक ट्रेन पहुंचाई जा रही है कर्णप्रयाग, जो टॉय ट्रेन होगी, जो कभी ब्लास्ट में या किसी नेचुरल कैलेमिटी में ख़त्म हो जानी है, बंद हो जानी है। उस उसका कोई औचित्य नहीं समझ में आता। अब मैं ये वाली बात कहूँ कि स्मार्ट सिटीज़ बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे
करोड़ों रुपया खर्च तो हो चुका, लेकिन आज भी सड़क के किनारे में एक ड्रेन नहीं बनी। अब देखिए सड़क, कोई भी सड़क कैसे ख़राब होती है, या तो व्हीकुलर ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक चलता है उससे ख़राब होती है, या फिर लोग कनेक्शंस लेते हैं रोड कटिंग से ख़राब होती है, और सबसे ज़्यादा ख़राब होती है अगर उस पर पानी बहता रहता है, स्पीड से बहता रहता है, तो आप कैसी भी रोड बनाइए वो ख़राब ही हो जाती है। पूरा देहरादून उठा के देख लीजिए, पूरा, मैं तो देहरादून ही नहीं कहूँगा, उत्तराखंड भी नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा दिल्ली देख लीजिए, 6 घंटे की बारिश में दिल्ली में 6 से फीट पानी जमा हो जाता है, उसका इन्होंने कभी प्लान बनाया नहीं। बॉम्बे में भी ऐसा ही है, 4 घंटे पानी और बॉम्बे पूरा भर जाता है। ये सब संभव है, बाकी दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा होता है और इस तरह का नहीं किया जा रहा है। तो कहेगा स्मार्ट सिटी, आप रोड बनाते रहिए, उसमें कुछ भी पाइपलाइन डालते रहिए, रोड ही बह जाएगी तो आपकी पाइपलाइन भी बह जाएगी, ये सारा पैसा वेस्ट हो रहा है। क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर भी हैं, तो जो स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड में, उसको लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं? मैंने 82 में पौड़ी में ज्वाइन किया था एज मोबाइल टीम, आई सर्जन मोबाइल टीम। उसमें मैंने पूरी गढ़वाल में हर पीएचसी में 10-10 कैंप किए 2 साल तक। मैं हर हॉस्पिटल, हर पीएचसी से वाकिफ़ हूँ, और लेकिन अब जब दोबारा जाके देखता हूँ तो जैसा हम थे 2000 सन 82 में, उससे भी घटिया स्तर पर पहुँच गए हम लोग। तो हमें देखिए, एक हमारी गवर्नमेंट की एक प्राइमरी ड्यूटी होती है, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, ये तो हमें देना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ की हालत इस टाइम, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, इन 3 चीज़ की हालत बहुत ही ख़राब है। तो हेल्थ को लेकर के और शिक्षा को लेकर के यूकेडी की अगर बात करें जो क्षेत्रीय दल के रूप में, तो उसकी वो किस तरीके से इसको करेगा कि मतदाता उसको चुने, उनको पसंद करें, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। पहले तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो अपने हॉस्पिटल ही किराए पे दे रही है, हिमालयन इंस्टीट्यूट को दे दिया, पौड़ी वाला किसी और को दे दिया, इस तरह से ये तो अपना आउटसोर्स कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स को। इसी को हमें रिवैम्प करना पड़ेगा। रिवैम्प करने के लिए डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को, जो हॉस्पिटल स्टाफ है, उनको बेसिक मिनिमम फैसिलिटी देनी पड़ेगी। हाउसिंग है, बच्चों का एजुकेशन है, इस तरह से उनको, जिस तरह से वो अपनी पोजीशन पर रुक पाएँ, फैसिलिटी दीजिए। हॉस्पिटल में दवाएं तो ये दे पा रहे हैं, लेकिन दवाओं को बांटने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, बजट हमारा कल देख रहा था 1% है। 1% बिल्कुल नाकाफ़ी है। इतने बड़े कोरोना काल में इतने ज़्यादा खर्चे हुए, अब आप बजट ही नहीं एलोकेट करोगे। हमारा इलेक्शन में ड्यूटियाँ लग रही हैं, टीचर्स को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और आपने बड़ी बड़ी आपने घोषणाएं कर रखी हैं। तो मैं ये कहूँगा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, स्टाफ को फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और सेपरेट जो डॉक्टर्स जिनके बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे बड़े बड़े टाउन्स में पढ़ते हैं, तो उनको सेपरेटेड क्वार्टर्स का भी इंतज़ाम होना चाहिए। इस तरह से आप उनको फैसिलिटी दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करोगे, तो ये संभावना है, वरना वो भी वहाँ अटेंडेंस लगा के गायब हो जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो आपका अब राजनीति की ओर झुकाव हुआ है, तो अब आपकी अपनी क्या योजनाएं हैं, और यूकेडी में आप किस तरह से फिर और ज़्यादा सक्रिय होंगे, उसको लेकर के आप? यूकेडी में मुझे जो जिम्मेदारी अभी मुझे मिली है, सलाहकार की जिम्मेदारी है। मैं इनको तरह तरह से सलाह देता हूँ, ऐसा करेगा तो अच्छा होगा, ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, इस तरह की सलाह, और मेरी सलाह मानी भी जा रही है। कैंडिडेट सिलेक्शन इस बार हमने इतना बढ़िया किया है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं। कुछ लोग कहते हैं आपको 48 ही सीट मिले, बाकी क्यों नहीं मिले। भाई, जिस जगह हमारा जनाधार ही नहीं है, तो बेकार में हम वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करके क्या फ़ायदा हमें। जितने हमारे मजबूत 48 कैंडिडेट मिले, और बाकी प्लेसेस पे जो हम रीजनल पार्टी के हैं उनसे शेयर कर पाए, उनको हमने सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया हुआ है। 5-7 पार्टी हैं जिनको हम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बढ़िया महिलाओं का पार्ट देखिएगा, हमारे जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है उसमें महिलाएं हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा हैं, जबकि हमारे नंबर से 48 है। दूसरा, हमारे कैंडिडेट युवा सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा है। बाकी पार्टियों में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, 70 और 80 के ऊपर पहुंच गई उम्र, पहाड़ में चढ़ने लायक है नहीं, पहाड़ में सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं बाकी पार्टी के उम्मीदवार। और हमारे उम्मीदवार इस बार युवा हैं, मेरी बात मानी गई। तो 2022 का जो चुनाव है उसमें यूपीडी कैसा परफॉर्मेंस करेगी, या फिर आप लोगों की ऐसी क्या प्लानिंग है कि आपको ऐसा लगता है कि इस बार पिछले जो चुनाव हुए हैं उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे? देखिए, एक ऐसा महसूस किया मैंने, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उत्तराखंड के लोग यूकेडी को रीजनल पार्टी मानते हैं, वो चाहते हैं यूकेडी बेहतर करे, आज से नहीं काफ़ी टाइम से चाहते हैं, 20 साल से चाहते हैं। अब बात रही ऐसा हुआ क्यों नहीं, हुआ इसलिए नहीं कि हमारी लीडरशिप में कुछ कमज़ोरी रही, उसी कमज़ोरी को इस बार हमने ठीक किया है। हमने युवा लोगों को जिम्मेदारी दी है, हमने महिलाओं को जिम्मेदारी दी है, और लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार हम बेहतर करेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी है, वो भी मतदाताओं के पास जा रही है, तो मतदाता यूकेडी को क्यों चुने, इसको लेकर के जो कुछ खास बिंदुओं पर अगर आप कुछ बताएं। इसमें एक चीज़ है, उत्तराखंड का मतदाता रीजनल पार्टी चाहता है, क्योंकि पिछले 70 साल ले लीजिए, 70 साल में ये जो मेजर पार्टीज़ हैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई कि उत्तराखंड का भला हो। और पिछले 20-21 साल में तो और डिटोरिएट ही होता जा रहा है। किसी कार्यालय में जाइए, इतना भ्रष्टाचार है, सारा आदमी बोलता है मुझे क्या मिलेगा, तब मैं तेरा काम करता हूँ। तो हमारी तरफ इसलिए देख रहे हैं कि हम अकेली रीजनल पार्टी हैं, और उन्होंने हमारा बदलाव भी महसूस करेंगे, वो हमारे पिछले कुछ टाइम में महसूस किया होगा, आगे भी वो हमारा बदलाव महसूस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार उत्तराखंड का मतदाता ये विचार करेगा, निर्णय करेगा और हमारे पक्ष में आएगा। ठीक है, पटोलिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।